जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का GLCIS के इस ऑनलाइन मंच पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, दिवाली की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और पूरी तरीके से अब ठंड का भी मौसम आ गया है। और ये मौसम मेरी समझ से सबसे अच्छा मौसम होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सोने वालों के लिए भी अच्छा मौसम होता है ना, उस संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि इस समय पर यदि आप अपने समय का, क्योंकि बहुत एक अच्छा मन लगता है, कम से कम मेरे साथ तो ये चीज़ होती है पढ़ने में, तो यदि एक रणनीति के तहत एक बहुत अच्छी तैयारी यदि आप अपनी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए जो सीधे तौर पर आपसे परीक्षा में तो नहीं पूछी जाती हैं, सवाल तो नहीं आएंगे आपको इससे जुड़े हुए, लेकिन ये भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और ऐसे एक विषय पर कि MPPSC परीक्षा की सही समझ क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपसे क्रमशः बातें करने वाला हूँ। अलग अलग अंक इस सीरीज़ के मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, GLC के सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या इस परीक्षा की, सिविल सर्विस परीक्षा की या MPPSC की खास तौर से क्या समझ होनी चाहिए और किस समझ की एक आवश्यकता होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि ये भी एक परीक्षा जैसी परीक्षा होती है ना। हमने क्या बना लिया, इसको एक बहुत बड़ा हौवा बना रखा है, एक बहुत बड़ा हौवा खड़ा कर रखा है कि परीक्षा जो है MPPSC की तो ऐसी परीक्षा होती है, या UPSC की परीक्षा ऐसी परीक्षा होती है जो पास ही नहीं कर सकता कोई। नहीं, ये भी एक वैसी ही परीक्षा होती है जैसी कई परीक्षाएं आपने अपने जीवन में दी होंगी। बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसकी एक अलग समझ की आवश्यकता होती है, इसकी एक अलग मांग होती है, इस मांग के अनुरूप आपको तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इस परीक्षा का एक सेट मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को समझकर यदि आप अपनी तैयारी को उसके जितने करीब ले जाने में सफल हो पाते हैं, उतनी ही आपकी सफलता के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और वो क्या चीज़ें होती हैं, आइए उन पर हम एक एक करके बात करते। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, जो अभी जस्ट मैंने कहा कि ये भी परीक्षा जैसी परीक्षा है, लेकिन कुछ परीक्षाओं से कुछ मायनों में भिन्न होती है। जैसी परीक्षाएं आपने स्कूल में, कॉलेज में दी हुई हैं, है ना, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा बनाम कॉलेज की परीक्षा है। यदि मैं कॉलेज की या स्कूल की परीक्षा से इसकी तुलना करके थोड़ा सा एक विश्लेषण करूं आपके सामने, तो इसमें क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर होता है जो पहले नंबर पर हमने लिखा है कि पास होने और सिलेक्ट होने का फर्क। अब देखिए, एक चीज़ होती है पास होना, यानी कि वहाँ पर एक निर्धारित है कि भाई 33% से ज़्यादा यदि आप अंक ले आते हो तो आप पास हो जाओगे, उससे कम अगर ले आए तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी। लेकिन यहाँ आपको सेलेक्ट होना पड़ता है। चयनित होने का मतलब, आपके चयन का मतलब ये होता है कि यहाँ एक जो हर साल जो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, कितने लोग परीक्षा दे रहे हैं, क्या कट ऑफ जाएगा, पेपर का प्रश्नों का स्तर क्या रहा, उस सब के आधार पर, और आप किस कैटेगरी से आते हो, इन सब के आधार पर आपका चयन होता है। तो इस मामले में ये जो परीक्षा होती है, ये फर्क करती है किसमें, प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा के बीच में। दूसरा जो चीज़ है वो है इसका अखिल भारतीय, जैसे UPSC की हम बात करें तो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है, जबकि जब हम MPPSC की बात करते तो वो राज्य स्तर की परीक्षा होती है। और एक स्टेट लेवल पर आपको उन लोगों के साथ में कंपटीशन करना होता है जो कि अपने आप में मैं कहूँगा कि एक श्रेष्ठ मस्तिष्क के लोग हैं, एक अच्छी तैयारी वाले लोग होते हैं। खासतौर से मुख्य परीक्षा की यदि मैं बात करूं, जिसको वास्तव में मैं असली परीक्षा मानता हूं, तो उस मुख्य परीक्षा में यदि हम UPSC की बात करें तो पूरे भारत के स्तर पर, और यदि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की बात करें तो पूरे राज्य स्तर पर आपको एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है, सभी विषयों का फोरम। देखिए, यदि आप लोग मेरी बात से जरूर एग्री करेंगे सभी लोग कि यदि हम जोड़ें यदि सारे सब्जेक्ट्स को, तो आप देखिए कि प्रीलिम्स में और मेंस में मिला करके कुल आपको 15-16 सब्जेक्ट लगभग पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ आपको मैथ्स भी पढ़ना है, यहाँ आपको पर्यावरण भी पढ़ना है, यहाँ पर आपको इतिहास भी पढ़ना है, यहाँ पे आपको इकोनॉमी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है। तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, लगातार इनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। स्वास्थ्य क्या है, मानव विज्ञान क्या है, आपको भूगर्भ शास्त्र क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ इतना ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से एक जो कंपटीशन में भाग लेने वाला जो प्रतियोगी है ना, उसकी हालत कुछ उस पिता की तरह हो जाती है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं। आप सोच के देखिए कि यदि किसी का एक बच्चा है तो वो दिन भर अपनी गोद में उसको रखता है, लेकिन यदि
किसी के अगर 10 बच्चे हैं मान लीजिए, तो वो एक को गोद में रखेगा तो दूसरा इधर से छिटक के चला जाएगा। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी होती है कि हम एक सब्जेक्ट को अपनी गोद में अपने मस्तिष्क में बसाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट फिसल जाता है, और आवश्यकता इस बात की होती है कि हम सभी सब्जेक्ट्स को संभाल के रख पाएँ। इस पर बहुत हद तक आपकी सफलता डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझनी है। अनुभव की परिपक्वता, यानी कि आप देखिए एक बहुत जिम्मेदार पद पर जाने वाले हैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद, तो आपकी तैयारी तो ठीक है, वो पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है, जो सिलेबस में दिया गया वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक मैच्योरिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में आप कितने मैच्योर हैं ये भी परखा जाता है, जो कि खास तौर से कॉलेज की परीक्षाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तो आपने जो रटकर लिख दिया और आप टॉपर बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या होना चाहिए, एक निर्णय लेने की क्षमता क्या होना चाहिए, वो बहुत हद तक आपके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। प्रश्नों का स्वरूप, अब आप देखिए कि यहाँ जो प्रश्नों के स्वरूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कॉलेज की परीक्षाओं में एक ही तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ प्रीलिम्स की ही केवल यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ जोड़ियों वाले प्रश्न आते हैं, यहाँ कूट वाले प्रश्न आते हैं, है ना, यहाँ रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, तमाम तरह के प्रश्न आते हैं। यदि हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें तो MPPSC के संदर्भ में कहूँ तो यहाँ अलग अलग 5 मार्कर है आपको, है ना, आपको 3 मार्कर है, आपको 11 मार्कर है। इथिक्स के मामले में जाते हैं तो ये 2 मार्कर का हो जाता है ना। इथिक्स के मामले में हम जाते हैं तो यहाँ पर ये जो 11 नंबर का प्रश्न ये 20 अंक का आता है। यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है प्रश्न का, अलग अलग उसकी प्रकृति होती है, अलग अलग उसका नेचर होता है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए उस परीक्षा की मांग को समझना और उसके अनुरूप उत्तर देना भी आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। अब जैसा कि आप लोग जानते भी, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं MPPSC परीक्षा के चरणों की और उसकी वास्तविकता को भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स की, यानी प्रारंभिक परीक्षा की। और प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जानते हैं आप कि ये मात्र छटनी होती है। लाखों की संख्या में जो लोग प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं उनमें से कुछ हजार वो मस्तिष्क, वो मेहनती लोग जो वास्तव में अधिकारी के पद पर आसीन होने के काबिल है, उनको चयनित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक छटनी है जहाँ से अच्छे मस्तिष्क को या अच्छे व्यक्तित्व को यहाँ से छांटने का प्रयास किया जाता है ना। और इसको लेकर के बहुत बड़ा एक कहना चाहिए असमंजस होना चाहिए, अनसर्टेनिटी होना चाहिए, एक प्रकार की अनिश्चितता होती है, वो इसका बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। अनिश्चितता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पर आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, उसके बावजूद आपको 100 प्रश्न आने वाले होते हैं और उन 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न लगा पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपका वो दिन कैसा है और वो पेपर कैसा है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। कई बार बहुत अधिक तैयारी के बाद में भी यहाँ पर आप कट ऑफ से कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ इस परीक्षा की इस छटनी को ज़रूर आपको पार करना है, लेकिन इसको भी बहुत परिपक्वता से यदि करना है तो आपको बहुत विस्तार से हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपकी नज़र पहुँचे, आपके ज्ञान का स्तर कितना ज़्यादा व्यापक है ये यहाँ पर परखा जाता है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि असली परीक्षा, सच्ची परीक्षा यही है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इसको अच्छे से समझ जाएंगे उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स के नंबर जो होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा जो है ना, ये MPPSC का मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें तो 1400 अंक होते हैं। तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, और यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कौन सा पद मिलने वाला है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इसी मेंस एग्जामिनेशन पर। और इसका भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको 6 नहीं, आपको 9 पेपर देने होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी इस बात पे, क्योंकि जो शुरू के 3 पेपर होते हैं वो 3-3 पार्ट में होते हैं। तो उनकी क्या रणनीति होना चाहिए आगे आने वाले चरणों में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 9 पेपर हैं आपके पास में, 1400 अंक दाव पे लगे हुए होते हैं और पेपरों का भी अलग अलग नेचर होता है। बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकृति के सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं और इसी के साथ में यहाँ आपकी रचनात्मकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से जो चौथा पेपर होता है, साथ ही जो छठा पेपर निबंध का पेपर होता है, वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ही आपको पास करा सकती है। तो इनकी भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बात करते हैं अंत में इंटरव्यू की। तो वैसे ये 175 नंबर का इंटरव्यू है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन इसका भी बहुत महत्व होता है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व की जांच परख होती है, क्योंकि आपका सारा ज्ञान जो है इसके पिछले चरणों में परख लिया जाता है
तो एक व्यक्तित्व के रूप में आप कैसे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपसे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। अब मैं कुछ उन मिथकों की चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ, कुछ उन गलत बातें, गलत धारणाएं जो व्याप्त हैं समाज में, लोगों के बीच में, प्रतियोगियों के बीच में, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। सिविल सर्विस परीक्षा को लेके या खास तौर से MPPSC परीक्षा को लेके वो क्या चीज़ें हैं उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा मिथक तो ये है कि बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये एक मिथक है दोस्तों। और ये मिथक किस दृष्टि से? संख्या की दृष्टि से। यदि आप देखेंगे तो हर साल 3.5 लाख लोग जो होते हैं, प्रतियोगी जो होते हैं, है ना, 3.5 से 4 लाख प्रतियोगी आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में। और ये जो संख्या होती है, इसको देखकर ही आतंकित हो जाते हैं कि इतने लोगों के बीच में एक पद कैसे पा सकेंगे हम लोग। लेकिन आपको समझना होगा कि ये जितने 3.5 लाख लोग होते हैं, इसमें से कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको MPPSC का कुछ भी पता नहीं होता, वो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले होते हैं। और कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि जिन्होंने सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि कोई भर्ती आई है तो वो बोलते चलो अपन भी फॉर्म डाल दो। वो फॉर्म डालने वाले लोग होते हैं, फॉर्म भरने वाले जो लोग होते हैं वो इस संख्या को बढ़ा देते हैं। असल में मेरी समझ से यहाँ पर 50,000 लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ऐसे जिनके बीच में कंपटीशन होता है। आपका जो सामना होगा, यदि आप मेहनत करके बैठेंगे तो 50,000 लोगों से होता है मात्र। तो इसको बहुत बड़ा सच ना माने कि संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। इसी तरीके से आप मुख्य परीक्षा में भी देखते हैं तो लगभग 15-16 हज़ार लोग जो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। और ये जो लोग होते हैं, यहीं पर असली प्रतियोगिता होती है दोस्तों इनके बीच में। तो आपको संख्या की दृष्टि से भयभीत बिल्कुल नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बात करते हैं सिलेबस की दृष्टि से कि बहुत कठिन परीक्षा है, ये इसके बारे में कहा जाता है। कहीं कहीं तो मैंने पढ़ा है कि राज्य की सबसे कठिन परीक्षा इसको कहा गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिलेबस की दृष्टि से यदि हम देखें तो ज़रूर आप देखेंगे कि पहले 1, 2 और 3 पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी मिला करके इनके 6 पेपर हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें तो चौथा पेपर जो है वो इथिक्स का है, 5वां हिंदी का, और छठा पेपर निबंध का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपके 500 नंबर यहाँ पर होते हैं आपके, और 900 नंबर यहाँ पर आपके दाव पे लगे हुए होते हैं। सब मिला करके 1400 नंबर का आपका मेंस होता है। लेकिन यदि आप 2020 से लेकर के अभी तक, कई ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 14 से देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। यदि आप पेपर का अनसोल्ड का एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सिलेबस के कुछ ऐसे अंश होते हैं जिनको आपको 100% तैयार करना होता है, कुछ ऐसे अंश होते हैं जिनको आपको 50-60% तैयार करना होता है, और कुछ ऐसे अंश होते हैं जिन पर आपको सिर्फ नज़र डाल देना ही काफ़ी होता है। तो संपूर्ण सिलेबस को तैयार करना बुद्धिमानी नहीं होती है। तो इतना बड़ा सिलेबस देखकर डरना नहीं चाहिए। संपूर्ण सिलेबस तो परीक्षा में पूछा ही नहीं जाता और पूछा जा भी नहीं सकता। तो ये चीज़ भी आपको समझना है। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। एक ये भी मिथक है खासतौर से स्टूडेंट्स के बीच में कि यार ये परीक्षा तो वही लोग निकालते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं पढ़ने में, है ना, क्योंकि उनको आंसर लिखना आता है। और अगर मान लीजिए ये सत्य होता तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के स्तर पर जो टॉपर होते हैं उन्हीं को सीधा लाकर अधिकारी क्यों नहीं बना दिया जाता फिर। और यहाँ तो आपने ये भी देखा होगा कि 40% भी जिनके नहीं आते थे वो भी टॉपर बने हैं यहाँ पर। दोस्तों, इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, मैं कहूँगा कि सुधार करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कमियां ढूंढना और उनमें लगातार सुधार करना जरूरी होता है। इंटेलिजेंसी से इस परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट हूं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपकी कमियां क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उनमें सुधार लगातार यदि आप मार्गदर्शन में करते रहेंगे, और इस मामले में GLC हमेशा आपके साथ है, तो लगातार इस सुधार से आपकी उत्तर लिखने की क्षमता धीरे धीरे सुधरने लगेगी, और यही सुधार आपको एक दिन अधिकारी बना देता है। तो कठिन परीक्षा है या बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ये भी एक भ्रामक सोच है, इससे भी आपको बचना चाहिए। हार्ड लेबर चाहिए, है ना। एक ये भी कहा गया है कि भाई बहुत टाइम लगता है इसमें, है ना, इसकी तैयारी में। कहते हैं पहले ऐसा कहा जाता था कि जो 3 साल तक तैयारी करे वो अधिकारी बन जाता था। ये
2014 के पहले या कहना चाहिए और इसके पहले की सोच थी कि जो 3 साल तैयारी करता था पहले ग्रेजुएशन के साथ साथ वो अधिकारी बन जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। यदि आप 1 वर्ष भी एक निरंतरता के साथ, एक समर्पण के साथ अगर इस परीक्षा को देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप स्वयं होशियारी से अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने समय है मेरे पास और ये मेरे पास में चीज़ें हैं और इनको मुझे किस तरीके से तैयार करना। अपनी एक स्पष्ट रणनीति आपके पास होना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जो 3-3 साल से इंदौर में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आज तक कोई ठोस स्ट्रेटजी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता के करीब ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका ये चीज़ निभा सकती है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उस व्यक्ति तक जरूर इसको पहुंचाइए जिसको इस लेक्चर की बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, रुकना नहीं है, लड़ना है। जय पीएससी, बने रहिएगा जीएलसी आईएएस के साथ में। दोस्तों, जय हिंद।